हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हम लोग आज द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13 और 14 पर डिस्कस करेंगे। मतलब सेक्शन 9 से लेकर के सेक्शन 14 तक डिस्कस करेंगे। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 8 तक के प्रोविजंस हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरे चैनल पे जाकर के उसको देख सकते हैं। तो हम आज सेक्शन 9 से शुरू करेंगे और सेक्शन 14 तक डिस्कस करेंगे। इन सेक्शंस में कुछ खास कंसेप्ट नहीं है, वन लाइनर नोट्स टाइप की बातें हैं जिसको मैं बता दे रहा हूं और वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो आप इसको ध्यान देकर के सुनेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 9 बात करता है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। सेक्शन 9 ये कहता है कि सेक्शन 4 जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हो सेक्शन 4, तो सेक्शन 4 राइट देता है पेरेंट्स को और सीनियर सिटीजन्स को कि वो अपने चिल्ड्रन से या रिलेटिव से मेंटेनेंस प्राप्त कर सके। तो उसी की बात सेक्शन 9 करता है। सेक्शन 9 ये कहता है कि अगर जो भी चिल्ड्रन या रिलेटिव्स हैं वो निग्लेक्ट करते हैं या रिफ्यूज करते हैं अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने से या सीनियर सिटीजन्स को मेंटेन करने से, मतलब चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने से अगर रिफ्यूज करते हैं या निग्लेक्ट करते हैं, और इसी तरीके से अगर रिलेटिव्स अपने सीनियर सिटीजन्स को मेंटेन करने से रिफ्यूज करते हैं या निग्लेक्ट करते हैं, तो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल जो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7 है वो ऑर्डर देगा मेंटेनेंस के लिए कि वो मेंटेन करें। और मेंटेनेंस का ऑर्डर क्या होगा, तो मेंटेनेंस ऑर्डर में मिनिमम अमाउंट के बारे में तो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि मिनिमम अमाउंट वो होगा ताकि वो एक साधारण जीवन जी सके। मैक्सिमम अमाउंट के बारे में सेक्शन 9 ये कहता है कि ये ऐसा होगा जो स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे, लेकिन ये 10,000 से अधिक नहीं होगा। 10,000 रुपए मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है। तो सेक्शन 9 में आपको ध्यान रखना है कि मेंटेनेंस अमाउंट मैक्सिमम 10,000 हो सकता है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आते हैं सेक्शन 10 पे। तो सेक्शन 10 अल्टरेशन इन अलाउंस की बात करता है। जो मेंटेनेंस अलाउंस अवार्ड कर दिया गया है उसमें अल्टरेशन या परिवर्तन की बात सेक्शन 10 कहता है। तो सेक्शन 10 ये कहता है कि अगर जो भी मेंटेनेंस अलाउंस है वो मिसरिप्रेजेंटेशन मिस्टेक से प्राप्त कर लिया गया है या इफ देयर इज चेंज इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ पार्टीज, मतलब जो भी मेंटेनेंस अलाउंस प्राप्त किया गया है वो मिस्टेक से प्राप्त कर लिया गया या मिसरिप्रेजेंटेशन से प्राप्त कर लिया है, या मेंटेनेंस अलाउंस ग्रांट किए जाने के बाद पार्टीज की सर्कमस्टांसेस में चेंज हो जाता है, तो मेंटेनेंस अलाउंस में अल्टरेशन के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है। और अगर मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो उसमें परिवर्तन भी कर सकता है। ये कहता है सेक्शन 10। फिर सेक्शन 11 बात करता है इन्फोर्स इसको कैसा किया जाएगा। तो इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑर्डर को इन्फोर्स कैसे किया जाएगा। तो ये सीधी सी बात कहता है कि जो चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी है, मतलब मेंटेनेंस का से रिलेटेड प्रोविजन चैप्टर 9 सीआरपीसी में सेक्शन 125 से 128 तक में दिए गए हैं। तो चैप्टर 9 आईपीसी में जो मेंटेनेंस से रिलेटेड प्रोविजंस को इन्फोर्स जिस तरीके से कराया जाता है उसी तरीके से इस द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 के अंतर्गत पारित आदेश को भी इन्फोर्स कराया जाएगा। ये कहता है सेक्शन 11। फिर सेक्शन 12 बात करता है ऑप्शन रिगार्डिंग मेंटेनेंस की। तो देखिए सीनियर सिटीजन्स के बारे में तो नहीं, लेकिन जहां तक पेरेंट्स की बात है तो पेरेंट्स को रेमेडी प्राप्त है वो 125 से लेकर के 128 तक में भी जा सकते हैं और यहां पे भी। तो जहां पे किसी व्यक्ति को सीआरपीसी के चैप्टर 9 में भी रेमेडी अवेलेबल है और इस एक्ट में भी रेमेडी अवेलेबल है, तो उसके पास ये ऑप्शन है कि चाहे तो वो सीआरपीसी के चैप्टर 9 में जाकर रेमेडी सीख करे और चाहे तो इस एक्ट में रेमेडी सीख करे। लेकिन ये रेमेडी अल्टरनेटिव रेमेडी है, इसमें दो में से एक रेमेडी आपको करनी पड़ेगी। दो की दोनों रेमेडी साइमल्टेनियसली आप नहीं की जा सकती है। तो उस पार्टी को या तो 125 से 128 सीआरपीसी में मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं या तो इस एक्ट के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं, लेकिन दोनों में एक साथ क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, किसमें क्लेम करेंगे ये उनका डिस्कशन है, अगर दोनों में उनको रेमेडी अवेलेबल है तो। फिर सेक्शन 13 डिपॉजिट ऑफ मेंटेनेंस अमाउंट की बात करता है। तो ये कहता है कि जिस दिन से आदेश दे दिया जाएगा, मतलब मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल जिस दिन से मेंटेनेंस अवार्ड कर देगा उसके विदिन 30 डेज मेंटेनेंस अमाउंट जमा करना होगा। फिर क्या इस मेंटेनेंस अमाउंट पे ब्याज भी दिए जाने का ऑर्डर दे सकती है, इंटरेस्ट भी कोर्ट प्रोनाउंस कर सकती है कि इंटरेस्ट भी है, तो आंसर होगा आपका यस। सेक्शन 14 बात करता है अवार्ड ऑफ इंटरेस्ट की।
मतलब सेक्शन 14 ये कहता है कि जो भी मेंटेनेंस अमाउंट डिक्लेयर किया गया है उस पर इंटरेस्ट अवार्ड किया जा सकता है। किस डेट से किया जाएगा? तो ये फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन से किया जा सकता है, मतलब एप्लीकेशन की डेट से पहले की किसी डेट से नहीं किया जा सकता है, एप्लीकेशन की डेट या उसके बाद की किसी डेट से जो भी अमाउंट डिक्लेयर किया गया उस पर इंटरेस्ट भी दिलाया जा सकता है। जो इंटरेस्ट दिलाया जाएगा ये सिंपल इंटरेस्ट होगा और इस सिंपल इंटरेस्ट का मिनिमम क्या होगा? मिनिमम 5% सिंपल इंटरेस्ट और मैक्सिमम 18% तक का सिंपल इंटरेस्ट इंपोज किया जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या जो मेंटेनेंस अमाउंट कोर्ट ट्रिब्यूनल मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल ने डिक्लेयर किया है उस पर वो इंटरेस्ट भी अवार्ड कर सकता है, तो आंसर होगा यस। अंडर सेक्शन 14 मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल में अवार्ड इंटरेस्ट आल्सो द मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% per annum and maximum rate of interest is 18% per annum and it will be simple interest। साधारण ब्याज लगेगा 5% वार्षिक या कम से कम या अधिकतम 18% वार्षिक। तो सेक्शन 9 से लेकर के सेक्शन 14 तक का हमारा डिस्कशन कंप्लीट होता है। इसके आगे के सेक्शंस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइए। पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।